अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो अगेन डिफरेंट कंट्री पर है, थाईलैंड पर है। जो स्टूडेंट थाईलैंड के लिए इंटरेस्टेड हैं या फिर अभी फॉरेन एजुकेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट फुल फंडेड स्कॉलरशिप पे हासिल करना चाहते हैं और अभी उनके माइंड में थाईलैंड का ऑप्शन नहीं आया, तो आज हमें मुजम्मिल उसके सारे बेनिफिट्स हमारे साथ डिस्कस करेंगे कि थाईलैंड स्टूडेंट्स को क्यों अप्लाई करना चाहिए या फिर क्यों जाना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है। क्योंकि मुजम्मिल अफजल भी खुद थाईलैंड से हैं, वहाँ पर ये मास्टर कर रही हैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। फुल फंडेड स्कॉलरशिप पे ये गए हुए हैं। बाकी ये डिटेल सर जो है वो खुद अपनी बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं माई सर? सेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक। जी सर। माय नेम इज मुजम्मिल अफजल. Currently I am pursuing my master in agriculture systems and engineering in AIT ओके। on a fully funded Royal Thai government scholarship that is for 2 years ओके, अच्छा in सर। Thailand. इंटरव्यू स्टार्ट कर मतलब कि आगे प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आप अपना स्टूडेंट का शो करवाना चाहें, बाकी जो भी Yeah, देख रहे sure. हैं। ये देखिए, ये है इट्स माय स्टूडेंट कार्ड दैट्स यूनिवर्सिटी गिव इट टू जी। अच्छा मी. सर, अब हम फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि थाईलैंड का आपको कैसे पता चला कि थाईलैंड में भी फुल फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर होती है? आई थिंक सो बहुत कम लोगों को पता होगा थाईलैंड के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में। जी, और firstly, I joined many scholarship groups where I found this university. Basically, this university is a postgraduate university, research institute. In this university, there is no any undergraduate program in this university. ओके। Uh, Basically, this university has a collaborations with all over the highly ranked university like USA, Canada, America, Germany, Italy, Turkey. Most of हम्म। the highly ranked university has a collaborations with this university. अगर आप if you talk about the funding, many research institutes or governments are funding to study this university, like CSC और बाकी जितनी भी रॉयल थाई गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, किंग स्कॉलरशिप भी है, क्वीन भी है, और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक जो है वो इस चीज़ को स्पॉन्सर कर रहा है, एडीबी स्कॉलरशिप। और इसके अलावा सीएससी स्कॉलरशिप भी जो है वो अवेलेबल है यहाँ पे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जो आपको एआईटी में पढ़ने के लिए जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही हैं। हम्म। तो जी प्लीज। जी, तो इसमें ये है कि सिर्फ़ हम फ़ोकस करते हैं रॉयल थाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर। यस। इसके अलावा यूनिवर्सिटी खुद भी जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को असिस्टेंटशिप्स की बेस पे और उसके अलावा जो है वो उनको कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे भी जो है वो स्कॉलरशिप दे रही हैं कि अगर फर्स्ट ईयर वो टीचिंग करेंगे करेंगे यहाँ पे, तो उनमें से जो है वो जो अमाउंट उनको दी जाएगी वो डिडक्ट हो जाएगी। वो हम्म। जो है वो यूनिवर्सिटी अपने पास ही रख लेगी। ये भी एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है इस ईआईटी में पढ़ने की। और इसके अलावा जो है वो एआईटी बेसिकली डिफरेंट एसडीजीज पे वर्क कर रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। लाइक अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वर्ल्ड में 15 नंबर पर आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से। और ये जो है वो गवर्नमेंट की और पब्लिक की और इसके अलावा जो एलुमनाई हैं उनकी अ, वजह से जो है ये यूनिवर्सिटी रन कर रही है। और बहुत सारी जो है वो दूसरी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट जो है वो इनको फंड करती है, जिसकी वजह से ये स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए। हम्म। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि कुछ स्टूडेंट्स समझते हैं कि उनको आइट्स में प्रॉब्लम हो रही है, कि वो आइट्स से अवॉइड करते हैं क्योंकि इट्स हाईली कॉस्ट जो है वो टेस्ट है।
तो इसका बेनिफिट ये है कि ये इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश इंस्टीट्यूट है। अगर आप यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं तो आपको पीएचडी के लिए जो है वो आइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम्म। क्योंकि यहाँ पे सब लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं और इनका खुद की नेटिव जो लैंग्वेज है, थाई लैंग्वेज है, वो यहाँ पे जो है वो टीचिंग मोड में नहीं है यहाँ पे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आइट्स की फी अफोर्ड नहीं कर सकते या वो अवॉइड करते हैं उस चीज़ से, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। लेकिन अभी आपने कहा कि जो पीएचडी के लिए आइल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी सेम होगा, आइल्स की जरूरत नहीं होगी? यहाँ पे बेसिकली इस यूनिवर्सिटी में एंटर होने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक जो बेसिक क्राइटेरिया है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक आपकी जो है वो सीजीपीए जो है वो अच्छी हो। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर आपकी सीजीपीए जो है वो अच्छी है, तो आपका क जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन हो सकता है। हम्म। इवन के कुछ लोग ये समझते हैं कि आपकी सीजीपीए मैटर नहीं करती। वो ये गलत कहते हैं, टू बी ऑनेस्ट। अगर हम्म। आपकी सीजीपीए अच्छी नहीं है तो आपको यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये वो स्टूडेंट्स माइंड में रखें या वो लोग माइंड में रखें कि जो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आपकी सीजीपीए मैटर नहीं करती। ओके। सीजीपीए भी मैटर करती है और आपका नॉलेज भी मैटर करता है। हम्म। अच्छा, अभी वो सेम क्वेश्चन ही है। आपने, आई थिंक आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए गई हुए हैं, राइट? तो हाँ आपको जी, हाँ जी। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए तो आई थिंक आइल्स की, जैसे आपने कहा कि जरूरत नहीं पड़ी आपको। कुछ कंट्रीज में अच्छा ये होता है कि पोस्ट ग्रेजुएट को मास्टर की इक्वल बोला जाता है, कुछ कंट्रीज में ग्रेजुएट को मास्टर बोला जाता होता है। और कुछ मैंने ऐसी भी चीज देखी कि पोस्ट ग्रेजुएट को वो पीएचडी के साथ वो कर रहे होते हैं, कि अगर पोस्ट ग्रेजुएट मतलब कि हम पीएचडी करने के लिए जा रहे हैं। तो आप मास्टर के लिए गई हैं, आपने आइल्स कोई भी शो करवाया था या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे आपने अप्लाई किया था? देखिए उस टाइम जो मेरे पास मैंने भी आइट्स जो है वो सबमिट करवाया था मगर वो उस टाइम आइट्स जो है मेरा एक्सपायर हो चुका था। तो ओके। अगर जिन स्टूडेंट्स के पास आइट्स हैं दैट्स गुड। इन जिनके पास आइट्स नहीं है वो अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस के ऊपर जो है वो सबमिट अप्लाई। करवा सकते हैं, अप्लाई हम्म। कर सकते हैं। मगर सेकंड ऑप्शन ये है कि इस यूनिवर्सिटी का खुद का अपना लैंग्वेज सेंटर है। हम्म। और ये यूनिवर्सिटी जो है वो जो स्टूडेंट्स एनरोल होना चाहते हैं उनसे जो है वो ऑनलाइन टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाती है। वो भी टेस्ट जो है जो आपका आइट्स का सेकंड पोर्शन है राइटिंग ऐसे है, वो उसी की तरह का है बिल्कुल टेस्ट जस्ट लाइक दैट। हम्म। उसमें जो है वो आपको कोई ओवरऑल आइट्स की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जस्ट आप आइट्स का राइटिंग टास्क 2 टेस्ट जो है वो प्रिपेयर करें और वो हम्म। ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके लिए जो है वो 1 ऑवर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, मतलब कि ये एक बेनिफिट हो जाता है। अगर आइल्स नहीं भी दिया तो आफ्टर एडमिशन या आफ्टर ऑफर लेटर एक इंटरव्यू होगा यूनिवर्सिटी के साथ, जिसके अंदर वो हमारे एक जो रिटन स्किल होगी इंग्लिश में वो चेक कर लेंगे, 1 आवर का जो टेस्ट होगा। देन उसकी जी, बेसिस जी। पे हमारा। जी, और इसमें जो है वो जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है टेस्ट के अंदर वो मिनिमम जो है वो 6 है। हम्म। अगर आपका स्कोर 6 से बिलो है, 6 आपका 5.5 है तो देयर इज़ नो चांस फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप अदरवाइज़ दे विल प्रोवाइड यू पार्शियल और समथिंग एज़ स्कॉलरशिप। ओके। अच्छा, तो मैं मिनिमम क्राइटेरिया 6 है। जी, जी। अब ये जो आपने स्कॉलरशिप, आप आई थिंक रॉयल्स के स्कॉलरशिप के पर आप गए हुए हैं थाईलैंड में। तो इसकी कोई स्पेसिफिक डेट होती है ओपन होने की स्कॉलरशिप की? और क्या-क्या अ, डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? जी। बेसिकली रॉयल थाई गवर्नमेंट में भी 2 टाइप की स्कॉलरशिप हैं। एक उनकी है किंग स्कॉलरशिप है और दूसरी क्वीन स्कॉलरशिप है। और ये दोनों जो हैं वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं। और इसमें रिसेंटली अभी जो है वो इनकी स्कॉलरशिप जो है वो ओपन है। हुँ। दिसंबर 15 से जो है वो स्कॉलरशिप का पोर्टल ओपन हो जाता है और 28 फ़रवरी के तक जो है वो इनकी डेट रहती है। हुँ, हुँ। उसके बाद इनका पोर्टल जो है वो क्लोज़ हो जाता है और मार्च में के एंड तक अप्रैल के एंड तक जो है वो इनकी इवैल्यूएशंस जो है वो एंड हो जाती है।
अच्छा, मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जैसे कि कुछ स्कॉलरशिप ओपन होती हैं, वो लोग कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी की साइट पर सेपरेट अप्लाई करें, वहां से ऑफर लेटर लेकर आए और फिर आप स्कॉलरशिप की साइट पर जाके अप्लाई करें। तो थाईलैंड में हमें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अप्लाई करेंगे, वहीं पर ऑटोमेटिकली हमारी एप्लीकेशन स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर करेंगे, या कुछ सेपरेट पोर्टल है इसका स्कॉलरशिप का? देखिए, इसमें जो है वो बहुत सारी गवर्नमेंट्स की स्कॉलरशिप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। जिस तरह आपकी सीएससी की इन्वॉल्व है जो सिर्फ चाइनीज़ स्टूडेंट्स के लिए है, हम्म। और इसके अलावा अपना एडीबी स्कॉलरशिप है, और इनकी खुद की गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं, और बहुत सारे दूसरे सोर्सेज़ हैं जिसके थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स आते हैं। और इसका अगर आप स्पेसिफिक इनकी वेबसाइट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये आपकी एप्लीकेशंस को जो है स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर करेंगे ओके, ऑटोमेटिकली। मतलब कि हमें यूनिवर्सिटी की ही साइट पर, अगर कोई भी हमने यूनिवर्सिटी हाँ चूज जी। की, उसी की साइट पर हमने अप्लाई करना है जाकर। हाँ जी, हाँ जी। ये एक साइड है कि आपने जो है वो अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई किया है, और आपको यूनिवर्सिटी आपका क्राइटेरिया अगर आपकी सीजीपीए 3.8 से अबव है, और आपका इंग्लिश में स्कोर जो है वो मिनिमम स्कोर 6 है। अगर 6 से जितना ज़्यादा होगा दैट्स गुड हम्म। फॉर यू। तो फिर आपको आपके चांसेस हैं 90%, 70-80% चांसेस हैं कि आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और दूसरा ये है कि जिन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, उनको यूनिवर्सिटी खुद भी जो है वो 50%, 60-70 अ, परसेंट जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। और उनका नेक्स्ट इश्यू ये होता है कि अगर यूनिवर्सिटी 50% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, तो फिर नेक्स्ट 50% वो कहाँ से जो है वो हम्म। आएगा। तो उसके लिए कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर एडीबी स्कॉलरशिप है, एशियन डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप है, और बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू जो है वो इस स्कॉलरशिप पर आए हुए हैं। उसमें ये होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर लेटर जो है वो दे देती है। उसमें आपका जितना भी उन्होंने आपको स्कॉलरशिप देनी होती है, वो आपको बता देते हैं कि वो आपको 1 ईयर की स्कॉलरशिप दे रहे हैं, 2 इयर्स की कितने परसेंट दे रहे हैं, वो आपको होता है। तो नेक्स्ट जो है स्टेप जो होता है वो आपका होता है कि आपने जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं या आपके इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्पॉन्सर करेंगे, आपने उनको न एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी होती है। तो देन वो आपको जो है वो नेक्स्ट 50% जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एशिया डेवलपमेंट, आई थिंक एडीपी का एशियन डेवलपमेंट। हाँ जी, हाँ जी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो इसके लिए सैप हमें पाकिस्तान में ही अप्लाई करना है, इसका कोई सेपरेट प्रोसेस होता है अप्लाई करने का? नहीं, हाँ जी, जी, एशियन डेवलपमेंट का सेपरेट ही प्रोसेस होता है। अब उसमें ये होता है कि समटाइम्स क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक की कोलैबोरेशन है एआईटी के साथ, और एआईटी जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स के लिए जो है वो फंड जो है वो लेती हैं, जिसकी हम्म। वजह से वो नेक्स्ट टाइम जो है जितने भी स्टूडेंट्स आएँगे वो उनको स्पॉन्सर जो है वो करेगी। ओके, मतलब कि एफिलिएटेड एक किस्म की आपकी यूनिवर्सिटी जो है एशिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बैंक के थ्रू एफिलिएटेड है, या उसके साथ कोलैबोरेशन में लिंक में है। तो वो एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के लिए ही स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज सभी स्टूडेंट्स को या डिफरेंट कंट्रीज के लिए वो लोग नहीं देते होते, जिसके साथ कोलैबोरेशन में होगी जस्ट उन्हीं के लिए प्रोवाइड होगी स्कॉलरशिप। नहीं, ऐसा नहीं है। अब अगर एशियन डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो एशियन डेवलपमेंट का भी एक प्रॉपर जो है वो प्रोसीजर है एप्लीकेशन का। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी जो है वो बहुत सारे कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर कर रहा होता है। हम्म। उसमें आपका तुर्की भी है, थाईलैंड भी है, एशियन कंट्रीज़ भी हैं, चाइना भी है, और भी एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनको स्पॉन्सर कर रहा होता है। जी, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तुर्की जाना चाह रहे हैं और हम्म। उनके पास फंडिंग का इश्यू है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो उनको फंडिंग दे रहा होता है। तो बहुत सारे जो हैं वो जिसमें थाईलैंड भी है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एआईटी में एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग से जो है वो स्टडी कर रहे हैं। कुछ लोग थाईलैंड में किसी और यूनिवर्सिटी में एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग से जो है वो स्टडी कर रहे हैं। ये डिफरेंट्स जो हैं वो एशियन डेवलपमेंट के जो है वो कंट्रीज़ हैं, रीजन्स हैं जहाँ से जो है वो एशियन डेवलपमेंट को
ठीक है, स्पॉन्सर ओके। करें। अच्छा खैर ये तो डिफरेंट हो गया, इसके ऊपर कोई सेपरेट वीडियोस हो जाएगी, लेकिन अभी हमारा थाईलैंड पे जो फोकस है, इसमें आपने कहा एक किंग और क्वीन स्कॉलरशिप होती हैं, और यूनिवर्सिटी की हम वेबसाइट पे ही डायरेक्ट जाके अप्लाई करते हैं। अभी आपने कहा जिनकी जी। सीजीपीए 3.8 हो, तो जिनकी 3.3 है वो क्या करे, वो थाईलैंड ना है? देखिए उसमें बेसिकली एक स्कॉलरशिप को हंट करना इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले, हम्म। क्योंकि आप पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं। तो आप के साथ जो है वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आपसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाई और जिनके पास आइट्स भी होता है, तो इवन के टोफल, जीआरई और बहुत सारे जो हैं वो टेस्ट होते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप अपनी प्रोफ़ाइल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी एप्लीकेशन जो है वो जो है वो हम्म। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ये जो ओके। जस्ट मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है कि अगर आपकी थ्री सीजीपीए 3.8 से ऊपर है, तो इट्स मीन्स यू हैव हायर चांसेस टू हंट अ स्कॉलरशिप। हम्म। सम स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी 7 भी है, 6 भी है और उनकी दूसरी चीज़ों के अंदर जो है वो उनकी प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग है। तो उस बेस पे भी स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब कि इट स्टूडेंट अप्लाई डिपेंड्स, जरूर करे। अप्लाई ज़रूर करें। सम हम्म। टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ जो हाइली क्वालिफ़ाइड स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने ना सिर्फ़ एआईटी के अंदर अप्लाई किया हुआ होता है, बल्कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कंट्रीज़ के अंदर जो है वो अप्लाई किया हुआ होता है। तो तो समटाइम्स आपका जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हमारा जो है वो नेम नहीं आता। सम स्टूडेंट्स हम्म। अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो विथड्रॉ कर लेते हैं और किसी और इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। जो वेटिंग पे होते हैं स्टूडेंट्स वो ऊपर आ जाते हैं। तो हम्म। इस तरह उनके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और मैं जो रिकमेंड करूँगा कि स्टूडेंट्स को अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। ओके। ठीक। अच्छा सर, आप तो डॉक्यूमेंट्स की कुछ लिस्ट बताएंगे हमें वन बाय वन की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रेडी करने चाहिए जब हम अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटी की साइट पर? जी। इसमें ये है कि अगर सबसे पहले जो इश्यूज़ आता है स्टूडेंट्स को, वो ये आता है कि उनके पास रिकमेंडेशन लेटर नहीं होते। हम्म। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है इस इंस्टीट्यूट के अंदर ओह पोस्ट ग्रेजुएट नाइस। के लिए। हम्म। तो इसमें इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस भी नहीं है। 3 स्टेप प्रोसेस है जिसमें आपने अपनी जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और उसके अलावा जो है, जो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स में से हैं, वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आपकी सीवी है और उसके अलावा आपका कवर लेटर है। और ये जो है आपके डॉक्यूमेंट्स और जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। पासपोर्ट हम्म। इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरी स्कॉलरशिप। ऑफ कोर्स सर। ये डॉक्यूमेंट्स जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसओपी भी कुछ है जो हमें लिखना पड़ता है यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने के, स्कॉलरशिप के लिए? जी, जी। उसमें एसओपी में ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना इंटरनेट से एक दूसरे की एसओपीज़ को कॉपी करते हैं। आई वुड से दे शुड नॉट डू सो। हम्म। आई विल नॉट रिकमेंड टू देम बिकॉज़ इसमें ये होता है कि जो एसओपी जिन लोगों ने इंटरनेट पर अपलोड की हुई होती है, वो ऑलरेडी जो है वो इंस्टीट्यूट्स में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होती है और आपकी एप्लीकेशंस जो हैं वो कंपैरिज़न किए जाती हैं। जो आपके कमिटी मेंबर्स होते हैं, जो आपका ऑलरेडी एसओपी जो है वो कवर लेटर जो है उन्होंने स्टडी किया है, तो अगर नेक्स्ट टाइम वही कवर लेटर आएगा तो वो ऑब्वियसली आपकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देते हैं। हम्म। तो उसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि हर स्टूडेंट्स जो है वो अपने नेचुरल वे से जो उनके पास कैपेबिलिटीज़ हैं उसको यूज़ करते हुए जो है वो अपना कवर लेटर, अपनी एसओपी जो है वो खुद बनाएँ। वो ज़्यादा बेटर है। उसमें ये होता है कि आप अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को जो है वो इलैबोरेट करें। उसके हम्म। बाद अपनी एकेडमिक को और आपके पास अगर रिसर्च एक्सपीरियंस है, उसको थोड़ा-सा इलैबोरेट करें और प्रोफ़ेशनल आपके पास जो एक्टिविटीज़, इंटर्नशिप या इस तरह की हैं, और उसके अलावा आप अपना जो है वो यूनिवर्सिटी को थोड़ा-सा इलैबोरेट करें और उसके कंट्रीज़ में, और आप यहाँ पर आना क्यों चाह रहे हैं? आपके रीज़न क्या है और आप यहाँ पर आने के बाद जो है वो अपने कंट्रीज़ में जाके क्या करना करेंगे? आपके गोल्स क्या हैं? तो फ्यूचर इस प्लान। चीज़ को, जो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो आप इस चीज़ को इलैबोरेट करें। ओके, ये मतलब कि चीज़ अभी अभी हमारी एडमिशन जैसे आप बता रहे कि थाईलैंड में ओपन हो चुकी हैं, तो स्टूडेंट्स जो है
वो वन बेस नोट ये नहीं है कि सिर्फ आपकी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में, बल्कि वो सारी पब्लिक यूनिवर्सिटी थाईलैंड की सर्च करें, यूनिवर्सिटीज की साइट पर जाएं, वहां पर वन पे वन क्राइटेरिया देखें, जो बेसिक डॉक्यूमेंट होगी वो हमारी ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री हो गई, सीवी होगी, पासपोर्ट हो गया, और आइल्स नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है वो करवा लें, नहीं तो उनका वैसे भी यूनिवर्सिटी एक टेस्ट ले लेगी जिससे उनको आइडिया हो जाएगा, जी। और ये वाले अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें रेडी करें। जी। उसमें ये है कि अगर आपके पास आइट्स है और राइटिंग जो टास्क है उसमें आपके 6 बैंड्स हैं तो आप एप्लीकेबल हैं। अगर हम्म। आपका आप का यूनिवर्सिटी ने टेस्ट लिया है और वो आपने टेस्ट जो है वो विदिन बिफोर 28 फरवरी यू हैव टू अपीयर। हम्म। ओके। उसमें ये होता है कि अगर आपका क्राइटेरिया जो है आपकी सिलेक्शन हो गई है, आपकी स्कॉलरशिप की सिलेक्शन हो गई है, फुली फंडेड आपको उन्होंने जो है वो प्रोवाइड कर दी है, तो उसमें सम टाइम ये भी होता है कि ऑनलाइन जो है वो स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ जाते हैं, दे ऑब्टेन गुड मार्क्स इन ऑनलाइन टेस्ट, बट व्हेन यू कम हियर यूनिवर्सिटी जो है वो फिर दोबारा से उनकी इवैल्यूएशन के लिए जो है वो टेस्ट लेती है। हम्म। क्योंकि सम टाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो वो फिज़िकली जो एग्ज़ाम में जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी जो है वो उनको एक जो है वो चांस देती है इस बात के लिए कि आप जो है वो उस चीज़ को अच्छा स्कोर करें। अगर आपके टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको कुछ मंथ के लिए जो है वो लैंग्वेज क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करेगी। उसके बाद जैसे ही आपका स्कोर जो है वो क्राइटेरिया में आ जाएगा, तो फिर आपको जो है वो लैंग्वेज क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। ये हमारा पूरा एडमिशन प्रोसेस और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इसमें आपने कवर किया। अच्छा, हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर लेटर रिसीव हो चुके हैं और हमें फुल फंडेड स्कॉलरशिप, जो कि यूनिवर्सिटी की साइट पे ही हम ऑटोमेटिकली कंसीडर करते हैं, वो भी हमें लेट्स सपोज मिल चुकी है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? उसमें ये होगा कि आपको आपकी इवैल्यूएशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप इसमें समटाइम्स जो है वो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ की फीस है तो हम अप्लाई नहीं करते। तो टू बी ऑनेस्ट आई वुड से यू शुड अप्लाई। डोंट फियर फ्रॉम पेइंग एनी ट्यूशन ट्यूशन फीस फी है। और हम्म। प्रोसेसिंग फी। तो मैं ये कहूँगा कि जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोसेसिंग फ़ी होती है, आप वहाँ पे लाज़मी अप्लाई करें। हम्म। क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करते हैं जहाँ पर उनकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो नहीं होती और वहाँ पे ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। हम्म। तो ओके। इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस है, जैसे ही आप प्रोसेसिंग फ़ी पे करेंगे, तो आपको आपकी जो इवैल्यूएशन होगी ये आपको ईमेल कर देंगे कि आपकी इवैल्यूएशन ये है। प्रोसेसिंग फ़ी इज़ कंपल्सरी टू नो अबाउट योर इवैल्यूएशन। कितनी है प्रोसेसिंग फी, लाइक एप्लीकेशन फी कितनी होती है? एप्लीकेशन फ़ी जो है वो इनकी $25 है। हम्म। मतलब कि अभी मोस्टली यूनिवर्सिटी में इतनी ही है, काफ़ी ज़्यादा जितनी भी मैंने देखी हैं अप्लाई कर रहे होते तो वो पे करते होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। बल्कि मैंने डेनमार्क की सबसे ज़्यादा हाई देखी है, वो 100 यूरो लेते हैं एक एप्लीकेशन फ़ी, हम यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हम 3 कोर्सेज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सर, इसमें हम वीज़ा प्रोसेस की तरफ आएँगे और वर्क परमिट के बारे में भी मैं पूछना चाहूँगी। आपको वर्क परमिट भी साथ मिलता है पार्ट टाइम काम करने के लिए, या स्कॉलरशिप इनफ होती है? उसमें जैसे ही आपको वीज़ा मिलता है, वीज़ा नंबर मिलता है, तो उसमें ये है कि जब आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे वर्क परमिट नहीं मिलेगा। हुँ। तो उसमें आपको जो स्टाइपेंड मिलता है, वो और लिविंग जो आपके एक्सपेंस होते हैं, वो आपके जो है वो ऑटोमैटिकली डिडक्ट हो जाते हैं। जैसे ही हुँ। आप अपना अकाउंट जो है वो यहाँ पे ओपन करवाते हैं, तो आपके जो अकोमोडेशंस के होते हैं वो आपके यूनिवर्सिटी डिडक्ट कर लेती है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड और आपके जो लिविंग एक्सपेंस होते हैं, वो आपको जो है वो दिए जाते हैं और स्टाइपेंड जो है वो 6950 बात जो है वो है और दिस स्टाइपेंड इज़
और समटाइम्स जो है वो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे जो है वो आके पैसों को सेव कर लेंगे, हम्म। तो सेविंग्स के लिए स्टाइपेंड नहीं है। हम्म। अगर आपने यहीं पे रहना है, आपने यहाँ पे जो है वो स्टडी करना है अच्छे तरीके से, तो ये स्टाइपेंड जो है वो इनफ है। हम्म। सेविंग्स के लिए स्टाइपेंड नहीं है। ओके। तो उसमें अगर सम स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो स्टडी के बाद जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, तो आप वहाँ पे वर्क नहीं कर सकते। ओके। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का एक लॉ है कि आप स्कॉलरशिप पर आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम्म। इस कंट्री में अगर आप वर्क करना भी चाह रहे हैं, तो बिफोर दैट यू शुड हैव ए वर्क परमिट, ठीक जो है एक एंड। अलहदा प्रोसेस है। तो हम्म। उसमें आपको जो है वो वर्क परमिट के लिए आपका वीज़ा भी डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका वीज़ा होगा वो सिर्फ़ जस्ट आपका ईडी वीज़ा होगा, स्टडी और वीज़ा होगा। स्टडी वीज़ा होगा। ठीक है, मतलब कि पार्ट टाइम हमें वहाँ पे अलाउ नहीं होता, और जो स्टाइपेंड होती है, जो भी होता है, वो आपका स्पेसिफिकली स्टडी पे ही स्पेंड होता है। सेविंग वगैरह स्टूडेंट जो जाना चाह रहे हैं सेविंग के लिए कि हम सेव कर लेंगे कुछ, वो फिर ना जाए थाईलैंड की तरफ, मूव ना करें। देखिए देखिए स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो सेविंग्स करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सेविंग नहीं करते। अगर आपने सेविंग करनी है तो फिर तो आपको हैंड टू माउथ वाला जो है वो काम रखना पड़ेगा। उसमें जो है वो आप ऐसा नहीं कर सकते। हुँ। तो ऑब्वियसली आपके दूसरे जो लिविंग एक्सपेंस होते हैं वो भी आपके होते हैं कि आपने फ्रेंड्स के साथ आना है, जाना है, आपने जो है वो एन्जॉय करना है, तो फिर जो है वो दैट्स गुड। हुँ, हुँ। फिर आपका स्टाइपेंड जो है वो काफ़ी है, उसमें आपके जो है वो फूड के भी एक्सपेंस निकाल के और दूसरे भी आप के एक्सपेंस निकाल के आप उस स्टाइपेंड के अंदर जो है वो बैंकॉक के अंदर या दूसरे इनके जितने भी फेमस सिटीज़ हैं, उनके अंदर आप घूम सकते हैं। हुँ, हुँ। ओके, अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज़ मैं पूछना मैं भूल गई जो कि मुझे वर्क परमिट से पहले पूछना था। मैं वीज़ा प्रोसेस के बारे में पूछना चाहती जैसे कुछ कंट्रीज़ होते हैं मैं उनके लिए बहुत लंबा वेटिंग टाइम होता है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। हमें तकरीबन 8 से 9 माह लग जाते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती होती। तो सेम केस इसी तरह थाईलैंड के साथ भी है या डिफरेंट है? नहीं जितने भी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे ही यूनिवर्सिटी आपको टेलिक्स नंबर जो है वो प्रोवाइड करती है, वीज़ा नंबर प्रोवाइड करती है, तो उसमें जो है वो आप जैसे ही आपको टेलिक्स नंबर यूनिवर्सिटी ने ईमेल किया है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करें और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, तो आप डायरेक्ट जो है वो किसी भी टाइम एम्बेसी जा सकते हैं। इसमें ओके। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट देगी तो तब आप जाएँगे। हुँ, हुँ। देयर इज़ नो सच अ स्पेसिफिक ओके, मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस अबाउट वॉक दैट। इन ही है, मतलब कैसे बस हम जस्ट डॉक्यूमेंट रेडी करके हम डायरेक्ट एम्बेसी चले जाएँ और वीज़े के लिए अप्लाई कर दें और कितने टाइम के बाद वीज़ा आ जाता है? जी, इसमें जो है वो एम्बेसी आपका 1 वीक लेती है, 1 मिनिमम ओके, 1 वीक। काफ़ी अगर फास्ट आप प्रोसेस है इनका। जी, बिल्कुल काफ़ी फ़ास्ट प्रोसेस है। आई एप्रिशिएट अबाउट द एम्बेसी, दे हैव अ गुड स्टाफ अबाउट वीज़ा प्रोसेसिंग। हुँ, हुँ। उसमें वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए जो आपके सबसे ज़्यादा अ, जो डॉक्यूमेंट्स जो आपके एम्बेसी कंसीडर करती है, वो ये होते हैं कि आपने एम्बेसी की पोर्टल पर जाना है, वहाँ से आपने जो है वो एम्बेसी का एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपने डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है और उसके बाद जो है वो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट और ओके। जो है वो पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपीज़ जो हैं वो आपने साथ लाज़मी लेके जानी है और इसमें ये है कि जब आपकी एक सेट आपने फ़ोटोकॉपीज़ का बनाना है, एक सेट आपने ओरिजिनल का बनाना है और इसमें आपका पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफ़िकेट और आपके जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो और आपने जो आपका जो वीज़ा टेलिक्स नंबर है, जो यूनिवर्सिटी ने आपको ईमेल की है, उस ईमेल की फ़ोटोकॉपीज़ भी जो है वो साथ लेके जानी है और आपने एक एप्लीकेशन जो है वो राइट करनी है खुद ही से। तो जिसमें आपने जो है वो उनको अपनी रीज़न्स, लॉजिक बतानी है, आपने वीज़ा प्रोसेसिंग के बारे में बतानी है कि आप क्यों आना चाह रहे हैं और ये किस तरह जो है वो
वीज़ा जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल जो है। मतलब एक किस्म का ये मोटिवेशनल लेटर भी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, जो कि हमें साथ लिख के जाना है। नहीं, इट्स नॉट अ मोटिवेशनल लेटर। जैसे आपने एम्बेसडर की नीड जो है वो एप्लीकेशन लिखनी है कि आपने को जो है वो अ, वीज़ा चाहिए, आप यहाँ पे स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं, इस प्रोग्राम के अंदर आपने स्टडी ओके। करना है। जिस हम्म। आपने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इस चीज़ को एलैबोरेट कर देना है आपने। और कोई और भी। जी जी। इसके अलावा आपने बैंक स्टेटमेंट, कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यूरोपियन कंट्री की तरह, इटली की तरह आपके बैंक के अंदर जो है वो 20 लाख 30 लाख जो है वो एटलीस्ट होना चाहिए। तो इसमें ये है कि बैंक स्टेटमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, इट डज़न्ट मैटर। ओह आज नाइस। उसमें इसमें ये होता है कि ये इन इन केस ऑफ फुली फंडेड स्कॉलरशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट फुली फंडेड स्कॉलरशिप। अगर उसमें ये है कि कुछ स्टूडेंट्स के अगर खुद के बैंक अकाउंट नहीं है, तो आई वुड से कि उन्हें जो है वो बैंक अकाउंट ओपन करवा लेने चाहिए। तो हम्म। उसमें जिनके नहीं हैं वो अपने पेरेंट्स के जो है वो बैंक अकाउंट या उनकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये है कि आपके अकाउंट के अगर आपका 1 साल की स्टेटमेंट है, तो उसमें अगर आपका अकाउंट जो है वो 2 मंथ या 3 मंथ जो है पहले ओपन हुआ है, तो आप 2 मंथ या 3 मंथ की स्टेटमेंट भी आप अपने अकाउंट की खुद जो है वो साथ अटैच कर सकते हैं। और उसमें ये था कि मैंने खुद भी अपना बैंक अकाउंट जो है वो 4 टू 5 मंथ जो है वो पहले ओपन करवाया था और उसके साथ जो है वो मैंने अटैच कर दिया। देयर इज़ नॉट अ बिग इश्यू रिलेटेड टू बैंक स्टेटमेंट। लेकिन वो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर फुल फंडेड स्कॉलरशिप। या फुली फंडेड स्कॉलरशिप, उसमें ये है कि जैसे ही आप एम्बेसी जाएँगे, एम्बेसी आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ले लेगी और उसके बाद जो है वो आपको 1 वीक का टाइम जो है वो देगी। जिसके बाद जो है वो आप अपना वीज़ा कलेक्ट कर सकते हैं और स्टडी वीज़े के लिए जो है वो स्टूडेंट्स को 12,000 जो है वो पे करना पड़ेगा। ये हम्म। वीज़ा प्रोसेसिंग फीस है। उसके बाद जो है वो आपको जो है वो एम्बेसी मिलेगा और इसमें मेन बात ये है कि यहाँ पे आपके एयर फेयर जो हैं वो न आप इंक्लूडेड नहीं है स्कॉलरशिप के अंदर। स्कॉलरशिप। हम्म। वो आपको खुद ही आपने अपनी जो है वो एयर टिकट बाय करवानी है। कर। हम्म। जी। ओके। अच्छा, जो फुल फंडेड स्कॉलरशिप पे नहीं जा रहे, तो वो बैंक स्टेटमेंट कितनी अपनी शो करवाएंगे? लाइक वो 50%, अभी आपने जैसे बोला था कि यूनिवर्सिटी जो होती है, अगर आपको फुल फंडिंग नहीं मिली तो 50 to 70% यूनिवर्सिटी आपका वेव ऑफ कर देती होती है। बाकी आपका एडीपी से, जो जी। एडीपी बैंक है, वहां से आप ले लेते होते हैं। इन दैट केस कितनी हमें बैंक स्टेटमेंट जो होगी वी नीड टू शो टू एम्बेसी? उस केस के अंदर अगर आपके अकाउंट में जितनी अमाउंट है दैट्स गुड। उसमें कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपके अकाउंट के अंदर इतनी जो है वो अमाउंट होनी चाहिए। वो स्पेसिफिक नहीं है। उसमें ये होता है कि समटाइम्स ऐसे भी केसेस जो हैं वो आते हैं कि एम्बेसी जो है वो आपका वीज़ा जो है वो आपको दे देती है और प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे होती है कि जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे इमिग्रेशंस जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपकी अमाउंट जो है वो चेक करती है कि आपके पास एट द स्पॉट जो है वो कैश में कितनी अमाउंट है। अगर हम्म। आपके पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो जस्ट आप जो है वो उन्हें फुली फंडेड स्कॉलरशिप का लेटर शो करवाएँ कि हमें जो है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम हम्म। फॉर दैम। ओके। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है वो मिनिमम जो है वो 1000 यूएस डॉलर जो है वो आप अपनी पॉकेट में रखें। हम्म। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो नहीं, जिनके पास इतनी अमाउंट नहीं होती, तो समटाइम्स जो है वो स्टूडेंट्स अमाउंट किसी से बोरो कर लेते हैं और जो है वो इमिग्रेशन से पास आउट होने के बाद जो है वो उनको अमाउंट जो है वो रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरह के भी बहुत सारे जो है वो केसेस सामने आए हैं।
जिसमें आपको इमिग्रेशन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है एयरपोर्ट ठीक पर। है। और हमें इसमें कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है, वो भी हमें दिखाना होता है एम्बेसी को, लाइक पुलिस क्लियरनेस सर्टिफिकेट? नहीं, एम्बेसी में आप जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी आपके एकेडमिक जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सारे सबमिट करवाने हैं। पुलिस क्लियरेंस भी जो है वो सबसे ज़्यादा कंपल्सरी है। हम्म। वो भी जो है वो आपने सबमिट करवाना है। और उसके बाद की बात है कि मेडिकल की बात, यूनिवर्सिटी का खुद का एक मेडिकल फॉर्म है। आप जो है वो खुद किसी भी डॉक्टर से जो है वो आप टेस्ट करवाने के बाद जो है वो मेडिकल क्लिनिक से जो है वो आप उस फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। हम्म। तो एज स्टूडेंट्स नो बेटर। ओके। तो उसके बाद वो भी जो है वो आपने अटैच करना है उसके साथ। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। अभी जैसे कि अभी मुजम्मिल ने कंप्लीट आपको डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी बताया और वीजा प्रोसेस के हवाले से भी बताया, तो अभी इनके स्कॉलरशिप ओपन ही है। आई थिंक 12 फेब या 24 फेब लास्ट डेट है इनकी अप्लाई करने की, उससे पहले पहले अप्लाई करना है? 28 फेब। 28 फेब। तो उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। स्कॉलरशिप के लिए ऑटोमेटिकली कंसीडर होंगे। जैसे आप गूगल पे जाके पब्लिक यूनिवर्सिटी सर्च कर लें थाईलैंड की, और वन बाय वन चेक कर लें कि कहाँ आपका कोर्स ऑफर हो रहा है। उसके बाद क्राइटेरिया देख लें और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आप लोग अप्लाई कर दें। अच्छा सर, यहाँ पर हम सोशल लाइफ के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि वहाँ की सोशल लाइफ कैसी है। कुछ कंट्रीज की होती है वो काफी फ्रेंडली बिहेव करते हैं, तो स्टूडेंट जो होते हैं वो डिप्रेशन की तरह मूव नहीं करते। तो थाईलैंड में किस तरह का है सोशल लाइफ? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, in my opinion, people are good. The social ओके। life is much better than other country. Sometimes ऐसे भी होता है कि कुछ कंट्री के अंदर जो रेसिज्म है वो बहुत ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट जो है वो दिखाई दे रहा होता है, मगर इस कंट्री के अंदर अभी तक जो है वो इस रेसिज्म के हवाले से मुझे कुछ ऐसा जो है वो ऑब्स्टेकल्स फेस नहीं करना पड़ी। इवन कि अगर आप बाहर भी जाते हैं तो आपको इस तरह की रेसिज्म्स आप यहाँ पे नहीं दिखाई देती। हम्म। ये सबसे बहुत अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो आपको पॉइंट आउट नहीं करते कि आप किस रीजन से या किस कल्चर से आप बिलोंग करते हैं। बेसिकली इस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और एक सोशल कम्युनिटी है कि आप जो है वो यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज़ के लोगों से मिलते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं और यहाँ पे आप उनकी नई कल्चरल थिंग्स जो हैं वो उनके कल्चरल ट्रेड्स जो हैं वो आप सीखते हैं और उस कंट्री के अंदर जो है वो मैं कहूँगा कि रेसिज़्म जो है वो इतना नहीं है। चलिए, आपको ये रेसिज़्म का काफी अच्छी बात है सर जो अभी आपने जी। बताया। अच्छा सर, अभी हम फिर वीडियो को एंड की तरफ मूव करेंगे। मैं यहाँ पर से एक लास्ट जो क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट थाईलैंड के लिए अप्लाई ना करें, पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी वाले आप स्टूडेंट को रिकमेंड करेंगे वो अप्लाई करें थाईलैंड के लिए? देखिए, जो एआईटी की मैं अगर बात करता हूँ तो एआईटी के अंदर सिर्फ़ एमफिल और पीएचडी है। यहाँ पे बैचलर या जो लोग कंसिडर करते हैं अंडर ग्रेजुएट, वो प्रोग्राम्स जो हैं वो नहीं है। ये सिर्फ़ एक हम्म। रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसमें आपके एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स और पोस्ट डॉक जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जो है वो थाईलैंड की हाईली रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, चुलालंगकॉर्न है, किंग अ, जो है वो के नाम से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हाईली रैंक्ड हैं, टॉप रैंकिंग में आती हैं, वर्ल्ड रैंकिंग्स में आती हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चुलालंगकॉर्न की तरफ और ईआईटी की तरफ मूव करते हैं। ईआईटी का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि ये पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो स्पीकिंग है वो बिल्कुल आपकी इंग्लिश है। यहाँ पे आपको थाई लैंग्वेज जो है वो में कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके हम्म। प्रोफ़ेसर्स के साथ भी। तो उस चीज़ ओके। का आपको बहुत ज़्यादा एज मिलता है और कोलैबोरेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के साथ हैं। आप हम्म। अगर इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं तो उन जिनकी यूनिवर्सिटी के साथ आपकी कोलैबोरेशन है, आप उन यूनिवर्सिटीज़ में भी मूव कर सकते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम पर। हम्म।
ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला और स्टूडेंट्स को गाइड किया। आई एम श्योर काफ़ी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इवन मुझे थाईलैंड के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि मुझे थाईलैंड का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अदरवाइज़ मैं जब भी इंटरव्यू लेती हूँ तो मुझे उस कंट्री का आइडिया होता है, लेकिन थाईलैंड का मुझे नहीं आइडिया था, तो मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। थैंक यू सो मच, आपने टाइम थैंक यू निकाला सो मच। और इस तरह से स्टूडेंट्स के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की। मैं रिकॉर्डिंग को यहीं पे स्टॉप करती हूँ।